प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी और आशा इंडिया कार्यकर्ताओं के विजेताओं का भी किया ऐलान। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए दिल्ली में अहम बैठक। 2 वैक्सीन पर होगा फैसला। कल देश भर में होगा वैक्सीन का ड्राई रन। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को लग सकता है कोरोना का टीका। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर में बड़ा सर्दी का कहर। घने कोहरे के बीच दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान किया गया दर्ज। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कल बारिश की चेतावनी। नए जोश और नई उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू रहा जारी। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में मनाया गया नए साल का जश्न। और यूरोपीय संघ से बाहर हुआ ब्रिटेन। नए साल से अब अपनी राह खुद तय करेगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद और यूरोपीय संघ दोनों का जताया आभार। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। एलएचपी का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्येक शहर में 1000 मकान बनाए जा रहे हैं। ये पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती और टिकाऊ भी हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट एलएचपी देश में पहली दफा निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इनका निर्माण जीएसटीसी इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना रचता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुड़ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में शामिल नहीं थी और सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इनमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल होंगे और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि घर बनाने से जुड़े लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटेरियल मिल सके। टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति है। इस कानून ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वे पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया के तहत विजेताओं के नामों की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिए गए। और जिन 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना की आधारशिला रखने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहे।
परियोजना के तहत LHP का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हल्के मकान से जुड़ी यह परियोजना नई तकनीक से घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक PM आवास योजना शहरी के तहत सभी 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से ज्यादा स्वीकृत आवास में 3 लाख से अधिक आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम है। मकान बने, लेकिन जल्दी बने, निश्चित समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, पर्यावरण मित्र बने, आपदा रोधी बने। ये आपकी प्रेरणा से हम सबका संकल्प है और मुझे ये कहते हुए गर्व और गौरव है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 6 नगरों का चयन किया गया। उनमें से एक है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसने स्वच्छता का चौका तो मारा है, अब पंच लगाने को भी तैयार है। और हल्के मकान से जुड़ी परियोजना को गुजरात में प्राथमिकता के आधार पर चलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि उनकी सरकार यह तय करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के तय समय पर पूरा हो सके। श्री रूपाणी ने कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाली सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे गरीबों को राहत मिलेगी। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी आवासों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उससे आवासों की कीमत कम होगी और गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उसमें राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बताया कि PMY के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में अब तक 17,58,000 से ज्यादा परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इसके तहत 10,80,000 से ज्यादा आवास निर्माण प्रक्रिया से जुड़े। सबके लिए आवास की इस योजना में शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अब तक 17,58,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया है, जिनमें 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के उन सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 10,80,000 परिवारों के आवास निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने इस मौके पर हिमालयी राज्यों को अलग से चिन्हित करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य बड़े राज्यों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे, इसीलिए आज हिमालयी राज्यों को नई पहचान मिली है। 3 पुरस्कार मिलने की ये आपके कारण से हुआ क्योंकि आपने अलग से हिमालयन राज्यों को चिन्हित किया है। इससे पहले नहीं चिन्हित हुई थी, जिस कारण से बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में हम लोग नहीं टिक पाते थे। आपने जो अलग से ग्रेडेशन किया, उस कारण से हम लोगों को भी दौड़ने का मौका मिला। ये जो लाइट हाउस है, त्रिपुरा के अंतिम व्यक्तियों को रहने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे आधुनिकतम फ्लैट है वो। इससे बड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्य के लिए बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं आप? और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर। नए साल में 6 राज्यों को नई सौगात, नया तोहफा मिला है और लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जैसे इसका नाम है, प्रकाश स्तंभ, और वास्तव में ये योजना उम्मीद और प्रकाश से भरी हुई है। जी बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात रजनी, आज नया साल है। नए साल की शुरुआत इतने बड़े प्रोजेक्ट की सौगात के साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश को उन्होंने ये सौगात सौंपी है और ये कितना बड़ा कार्यक्रम था, इस बात से ही समझ सकते हैं कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कितना दूरदर्शी कार्यक्रम है और किस तरह से
हाउसिंग सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक तरह से उसमें आमूल ये बदलाव लाने वाला है और एक तरह से भविष्य का हाउसिंग सेक्टर किस बुनियाद पर चलेगा उसका ये रास्ता दिखाने वाला। और निश्चित तौर पर एक वक्त, उस वक्त को भी याद कीजिए रजनी, जब एक तरह से प्रोजेक्ट में देरी या फिर लोगों को अब वर्षों तक इन्वेस्ट करने के बाद भी घर न मिलना, बहुत अधिक कीमत में घर मिलना और इस तरह की बातें, और शिकायत के लिए किसी तरह का कोई तंत्र व्यवस्था न होना, इस तरह की बात थी। और आज वो वक्त है, वो मौका है जब 1 साल के भीतर इस नई टेक्नोलॉजी के आधार पर घर बनकर तैयार हो जाएंगे, मिल जाएंगे और वो भी सारी सुविधाओं से लैस घर होंगे। तो उस लिहाज से कह सकते हैं एक क्रांतिकारी दिन है आज हाउसिंग सेक्टर के लिए। और प्रधानमंत्री ने ये जो 6 राज्यों को सौगात सौंपी है, निश्चित तौर पर अभी 6 राज्यों से, 6 शहरों से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये तकनीक आने वाले समय एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर की ये तकनीक है और एक बड़ा बदलाव न सिर्फ जो हाउसिंग डेवलपर्स हैं, इसके निवेशक हैं, उनका खर्च कम होगा, लोगों को भी कम कीमत में घर मिल सकेगा, तो साथ ही साथ एक तरह से जो तय लक्ष्यों के मुताबिक ही सारे घर भी तैयार हो सकेंगे। तो खासतौर से शहरी आबादी के लिए जो गरीब वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उनके लिए आज का दिन, ये नए साल का दिन बहुत बड़ा है। बिल्कुल सुधाकर। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है, इसकी तकनीक जो है वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, भविष्य में आपदा से बचा जा सके और किस तरीके से इस पर आर्थिक खर्च ज़्यादा ना हो, जिन लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, पिछड़े तबकों के लिए, गरीबों के लिए, उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। खासकर हम तकनीक की यहाँ पर बात करेंगे। एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनने जा रही है एक और योजना। जी बिल्कुल, देखिए जरूर, निश्चित तौर पर दुनिया भर में जो हाउसिंग सेक्टर की जो अत्याधुनिकतम तकनीकें हैं उसका अध्ययन किया गया है, और चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी दुनिया का देश हो। देखिए हर जगह पर 6 जगह हैं, तो 6 के 6 जगहों पर अलग अलग तकनीक से घर बनाए जाएंगे। कहीं दीवार और पूरी छत जो पहले से बनकर तैयार होगी, तो कहीं पेंट करने की या प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे भूकंप हो, चाहे आग से बचाव हो, उन तमाम चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे ये घर। तो एक किस तरह की अत्याधुनिकतम तकनीक है। और एक जो रहता था कि आप जमीन खोदिए, नींव तैयार कीजिए, फिर दीवार खड़ी कीजिए, और वर्षों लग जाते थे। अगर आपको 10-12 मंजिला घर बनाना है तो उसमें वर्षों लग जाते थे, ज़्यादा कीमत भी आती थी। एक तरह से होता ये था कि जो कॉस्ट है आपका प्रोजेक्ट का, वो कई गुना बढ़ जाता था, उसके चक्कर में प्रोजेक्ट अधूरे या लटके रह जाते थे। ये सब चीज़ों का चक्कर खत्म हो जाएगा। और जैसा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया की आधुनिकतम तकनीक से बना हुआ घर देश के जो सबसे गरीब लोग हैं उनको समर्पित होगा, उनको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात गरीब लोगों के लिए भी है। और प्रीफैब टेक्नोलॉजी हो, मोनोलिथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, पहले से सामान तैयार होकर असेंबल करने के तरीके से, उस तरीके से भी घर बनाया जा सकेगा। तो इस चीज को हमारे जो हाउसिंग सेक्टर के जो विशेषज्ञ हैं, जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं, वो भी देखेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तकनीक की दिशा में एक ये अहम कदम होगा, गरीबों को राहत देने के लिए अहम कदम होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर, कल देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन भी होगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है और वास्तविक क्रियान्वयन से पहले चुनौतियों को दूर करना है। साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन उस वक्त कैसे काम करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय राजधानी दिल्ली में वैक्सीन के ड्राई रन की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 और जिन 3 जगहों पर टीकाकरण होगा वहां संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेंगे जिनको टीका लगाया जाएगा। राज्यों से कहा गया है कि वे इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 104 यानी 104 शुरू की जा रही है। Clinical trials also crossed more than 26,000 members. The phase 3 is successful almost. So hence, we need to introduce to the common people
by the month of January. Hence, the government, ICMR, DCGI, and other our Indian government agencies are looking forward to evaluate the vaccine's accessibility. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. We should trust the scientists. There is a body of scientists which is looking at all the data. So when the vaccine goes for approval to the drug controller has a subject expert committee. राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले दिन दो प्रमुख वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को देश में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी चल रही है। आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के साथ ही इन वैक्सीन का देश में आम जनता के लिए प्रयोग का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वैक्सीन दिए जाने की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। और भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं, वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर भी तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किया है। यह निर्णय विकासशील देशों में वैक्सीन की पहुंच की गति बढ़ाने की मांग के मद्देनजर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वह क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर सभी देशों को वैक्सीन के 2 खुराक और इसके प्रत्याशित लाभों के बारे में बताने के लिए काम करेगी। WHO की समीक्षा में पाया गया है कि फाइजर और बायोएनटेक के टीके ने सुरक्षा और प्रभाव के लिए आवश्यक मानदंड को पूरा किया है। हालांकि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन का भंडारण और वितरण चुनौतीपूर्ण है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना विकासशील देशों में इसके भंडारण और वितरण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। और संपूर्ण भारत में कल से टीकाकरण के ड्राई रन कल किया जाएगा और इसके अहम बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं क्या कुछ इसमें इस प्रक्रिया में शामिल होगा। तो देश में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन कल है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को ड्राई रन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अहम सावधानियां क्या बरतनी है वो बता दी गई हैं। ड्राई रन का पहला दौर आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब में 28 और 29 दिसंबर 2020 को 2 जिलों में आयोजित किया गया था, जो कामयाब रहा था। 2 दिवसीय ड्राई रन पूरी तरह से कामयाब रहा था और इसके बाद कल संपूर्ण देश में ड्राई रन है। इस गतिविधि को कम से कम 3 सत्र स्थलों में 3 सेशन में स्थलों में सभी राज्य की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो स्थलों को 3 सेशन स्थलों में 3 सत्र स्थलों में बांटा गया है। बड़े शहरों के अलावा जिलों और कस्बों में भी होगा ड्राई रन। राज्यों के बड़े शहरों के अलावा कस्बों और जिलों को भी चुना गया है। इसके लिए चिन्हित जगहों को 3 सेशन साइट्स में बांटा गया है। 3 सत्र स्थलों में एक साइट को बांटा गया है। सभी सावधानियां वहां पर बरतनी चाहिए, ये भी सुझाव दिए गए हैं। प्रत्येक 3 सत्र स्थलों के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी 25 परीक्षण लाभार्थियों हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेंगे। 25-25 लोगों को इसके लिए चुना गया है। यह लाभार्थी ड्राई रन के लिए सत्र स्थल पर भी उपलब्ध होंगे। इन्हीं के लिए इन पर ही ये टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को इसके लिए ट्रेन भी किया गया है और कल से जो ड्राई रन शुरू हो रहा है उसके लिए 3 सेशन में जगहों का चुनाव किया गया है, लाभार्थियों का चुनाव किया गया है और लोगों का चयन किस तरीके से कौन उन्हें देगा उनका भी चयन किया गया है। चयनित लाभार्थियों की संपूर्ण जानकारी को कोविन एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया गया है। कोविन एप्लीकेशन पर न केवल वैक्सीनेशन से ड्राई रन से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी, बल्कि जिन्हें टीका लगाया जा रहा है उनके संबंध में भी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्तावित सत्र स्थलों में जगह की पर्याप्तता, संसाधनों की व्यवस्था और इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो ये जरूरी एहतियात, जरूरी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 96,000 टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित किया गया है। तो एक गहन टीकाकरण अभियान का आगाज किस तरीके से सही ढंग से हो, इसकी प्रक्रिया कल से शुरू होगी। राज्य किसी भी वैक्सीन सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न के लिए राज्य हेल्पलाइन
104 यानी 104 104 का उपयोग करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका समाधान आपको मिलेगा। टीकाकरण के बाद किसी भी संभावित प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन के लिए ड्राई रन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन ड्राई रन में क्या जरूरी सावधानियां बरती जाएंगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सत्र स्थल पर संक्रमण नियंत्रण निर्देशों का पालन और प्रबंधन भी किया जा रहा है कि इन्फेक्शन वहां से ना फैले, किस तरीके की जरूरी सावधानियां अपनाई जाए, उसके लिए भी हर जरूरी एहतियात उन सत्र स्थलों पर बरती गई है। मॉक ड्रिल में ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी, समीक्षा और प्रतिक्रिया तैयार करना भी शामिल होगा। ये सब कुछ सूचीबद्ध होगा, किसको लगाया जाएगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, वो सब कुछ दर्ज होगा। स्टेट टास्क फोर्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगी। तो एक स्टेट टास्क फोर्स इसके लिए बनाया गया है जो प्रतिक्रियाओं पर नजर रख रही है, निगरानी रख रही है। तो बड़ी खबर है कि कल देश में ड्राई रन हो रहा है पूरे देश में, और इससे पहले 2 दिवसीय ड्राई रन दिसंबर में हुआ था जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। उसके लिए कुछ राज्य चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब संपूर्ण देश में 3 सत्र स्थलों में राज्यों को चुना गया है। और इस बड़ी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत कुमार मिश्र। आप कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल टीम के सदस्य हैं। डॉक्टर पुनीत, कल एक बड़ा अहम दिन है संपूर्ण देश के लिए। भारत ने अभी तक कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ी है, और एक कल महत्वपूर्ण दिन है जब ड्राई रन होगा वैक्सीनेशन अभियान का। कल जो ड्राई रन है को ये विभिन्न राज्यों में पहले किया गया था, 4 राज्यों में किया गया था, और अब इसी प्रक्रिया को पूरे देश में किया जाएगा ताकि ये मालूम किया जा सके अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की तैयारी में कोई कमी रह गई है या किसी चीज को अपग्रेड करना है तो वो सारी चीजें समय आने से पहले पूर्ण कर ली जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया है कि जो एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग है वो चल रही है, और अगर एक्सपर्ट ग्रुप जो है उसमें एग्री कर जाता है तो शायद बहुत ही जल्दी हमारे पास कोई ना कोई टीका उपलब्ध होगा देने के लिए। तो उससे पहले ये बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो भी हमने बूथ बनाए हैं, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिन लोगों को प्रशिक्षित किया है, उस बारे में जो हमारी तैयारियां हैं वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए जब हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वास्तविक वैक्सीन देते समय किया जाता है। सिर्फ एक अंतर होगा कि इसमें वैक्सीन की जगह और उनको कोई दूसरा इंजेक्शन या दवाई की जरूरत पड़ती है वैक्सीन की। बाकी सारी प्रक्रिया चाहे वो जो लाभार्थी है उनका चयन हो कि किसको वैक्सीन देनी है, उनको सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी हो, उसके बाद उनको कौन वैक्सीन लगाएगा, कैसे उनकी आईडी का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैसे उनको आधे घंटे तक वहीं पर बैठाना है, उनके जो सिम्टम्स आते हैं उनको देखना है, और साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति में कोई ऐसी रिएक्शन डेवलप होती है तो उसको बूथ पर कैसे मैनेज करना है। इन सभी तैयारियों का जो प्राथमिक रूप से जो परीक्षण है वो इस ड्राई रन के दौरान किया जाएगा। और जैसा कि आपने भी बताया है कि पिछले जो 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों में भारत के ये परीक्षण किया गया था, ड्राई रन किया गया था, वो काफी सफल रहा है। और उससे जो भी कमियां उन स्टेट्स को मालूम चली है उनको समय रहते सुधार करके और सुचारू रूप से प्रोग्राम को चलाया जी। डॉक्टर पुनीत, वैसे भारत को टीकाकरण अभियान का एक बड़ा लंबा अनुभव है और कई महामारियों पर, कई बीमारियों से हमने निजात पाई है एक सघन टीकाकरण अभियान के जरिए। लेकिन कोविड वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान अपने आप में अभूतपूर्व है, अलग है, और कई नई चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। ऐसे में जो जरूरी सावधानियां हैं जो टीकाकरण के दौरान बरती जाएगी, उसके लिए भी लोगों को खास तौर से प्रशिक्षित किया गया है। जी बिल्कुल प्रशिक्षित किया गया। देखिए, सबसे जो भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हम विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कि हम अपने जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको हम टीकाकरण करते हैं। तो भारत के पास एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो लंबी एक फौज है वो हमारे पास है। और वो ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक उप केंद्र हैं, वहां तक ये सारे प्रशिक्षित लोग हैं जिनको हर हफ्ते टीका लगाने का पूरा उनको अनुभव है। और साथ ही साथ जब हम कोविड की बात करते हैं तो उनको साथ में उसके अलावा ये भी सिखाया गया है, ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोविड के दौरान कोई नया टीका है
तो कोई भी ऐसा अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और हर बूथ पे जहां पे भी टीका लग रहा है, इसीलिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स अवश्य उपलब्ध होंगे, ताकि किसी भी चीज को, अगर ऐसी कोई चीज, पहली चीज तो होगी नहीं क्योंकि टीका काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी हमेशा एक ऐसी आशंका रहती है और कुछ व्यक्तियों को रिएक्शन हो सकते हैं, तो उसको देखते हुए सारे सेंटर्स पे एक्स्ट्रा उनको प्रशिक्षण दिया गया है, उनको सारी तैयारियों से अवगत कराया गया है, सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स वहां पे रखी गई हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी आपात स्थिति होती है तो मरीज को वहीं पर जिसको टीका दिया गया मैनेज किया जा सके। और हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि इनका जो पुराना अनुभव रहा है उसके आधार पर हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली पूरी देश में संचालित कर पाएंगे बहुत ही शीघ्र। जी डॉक्टर पुनीत, आखिरी सवाल है आपसे, ड्राई रन कल होगा, आपसे जानना चाहते हैं क्या उसका कोई अगला चरण भी होगा, या फिर उसके बाद हम उम्मीद करें, आशा करें कि जल्द ही जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो जाएगी देश में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगला कोई ड्राई रन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 राज्यों में पहले हो चुका है, अब इन राज्यों में हो रहा। अगर कोई ऐसी बड़ी समस्या सामने आती है तो भले ही कुछ किसी राज्य में या कहीं पर सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी समस्या आने वाली है, नंबर 1, क्योंकि जिन 4 राज्यों का अनुभव आया है, बहुत ही अच्छा अनुभव आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे राज्यों में ऐसा ही होगा। दूसरी चीज, हमें बहुत ही जल्द, मैं तो शायद ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस हफ्ते ही हमें कोई ना कोई वैक्सीन जो है लाइसेंस होके इमरजेंसी यूज के लिए भारत में उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, हमारी सारी तैयारियां हैं, चाहे वो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने की हो, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे बूथ की हो, सारी लिस्ट तैयार है, सब लोगों के नाम आ चुके हैं, किसको किस बूथ पे ड्यूटी देनी है, तो पूरी तैयारियां हैं, सिर्फ और सिर्फ जो वैक्सीन है उसको पहुंचने की देर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने, या मैं तो कहता हूँ इस हफ्ते ही शायद हमारे पास कोई ना कोई वैक्सीन लाइसेंस होगी, और जैसे ही वैक्सीन लाइसेंस होगी, हम जो सुचारू प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरुआत कर देंगे। तो कोई नेक्स्ट आइटम की मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी आवश्यकता पड़े। चलिए, इस अवसर पर कहेंगे आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी हमें वैक्सीन मिले सारे देश को और कोरोना संक्रमण से निजात मिले, यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों में कमी आई है, वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। और आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले 2.47% यानी 2,54,254 हैं, जबकि 98,83,461 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ रिकवरी रेट 96.08% हो गई है। मृत्यु दर की बात करें तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। ये कोविड-19 की ताज़ा स्थिति है देश में, और कोरोना वायरस के प्रसार में कमी आ रही है। देश में कोविड सैंपल की टेस्टिंग में भी रोज नए आयाम तय किए जा रहे हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 17,31,11,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है, जबकि कल सिर्फ एक दिन में 10,62,420 सैंपल की जांच की गई थी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरों पर। तो नए साल में मौसम के हाल पर नजर डालते हैं। समूचा भारत विशेषकर उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में आज का मौसम का सबसे कम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल के पहले दिन तेजी से गिरते तापमान ने लोगों को घरों में ही रहने पर मजबूर कर दिया है। सड़कें खाली दिख रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण तमाम मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग अलाव जलाकर गर्मी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन तक उत्तर भारत में ठंड का कहर यूं ही जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में 3 जनवरी के आसपास हल्की बारिश या बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। और नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ आज से नए साल की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का यह समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। आइए हम सब मिलकर प्रेम और करुणा की भावना से एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और नई ऊर्जा के साथ हमारे देश की प्रगति के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि यह साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाएगा। आशा और कल्याण की मनोवृत्ति प्रबल हो। और दुनिया भर में आज से नए साल 2021 का आगाज हो गया है। भारत में भी लोगों ने कोरोना काल की सावधानियों के बीच नए साल का जश्न मनाया। गोवा की राजधानी पणजी में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया गया। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का जश्न संगीत की धुनों के साथ मनाया गया। वहीं कोलकाता में नए साल का जश्न बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में लोग आधी रात को नए साल का खास स्वागत करते दिखाई दिए। और दिल्ली में भी नए साल के मौके पर गुरुद्वारा बंगला साहिब को रंग बिरंगी रोशनियों के साथ सजाया गया। और दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को नए साल के मौके पर खास रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में लोगों ने नए साल की पहली सुबह की शुरुआत गंगा आरती के साथ की। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने उषा काल में मां गंगा के दर्शन कर आशीष लिया।
और नए साल पर हर तरफ जश्न का माहौल है। दिल्ली स्थित सीमा सुरक्षा बल के छावला कैंप में भी जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जवानों ने अपनी प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन नगमे पेश किए। देश के जवानों ने भी मनाया नए साल का जश्न। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाएं अगले साल बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और नए साल में कैसा रहने वाला है बिजनेस की दुनिया का हाल, बता रहे हैं अजय मिश्र। और धन्यवाद रजनी। कुछ खट्टी मीठी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। इस साल की दिसंबर महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो 1,15,174 करोड़ रुपए रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वोच्च स्तर कहा जा रहा है। जब से जीएसटी लागू किया गया है यानी अप्रैल 2017 से ये अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है। आपको बताएं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के तौर पर ये जो जीएसटी है वो राज्यों और केंद्र के बीच में बांटा जाता है। अगर हम एसजीएसटी की बात करें तो करीब राज्यों को सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं करने के बाद में 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलेंगे, वहीं केंद्र सरकार को 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर। साल के जाते जाते जो दिसंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन रहा है ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर, और राज्य और केंद्र दोनों ही इस बात पर खुश होंगे कि आगे जाते हुए जो अर्थव्यवस्था और भी बेहतर करेगी तो जो राजस्व है केंद्र और राज्य दोनों का ही बढ़ेगा और उसको फिर से प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाया जाएगा। बाजारों की भी बात कर लेते हैं तो नए साल के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार अच्छे संकेत लेकर के आया। पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 120 अंक ऊपर चढ़ा और निफ्टी 14,000 के पार चला गया। आईटी, ऑटो और चुनिंदा बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में लिवाली यानी खरीदारी के चलते बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज तेजी के साथ खुले। नए साल पर शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा 2.3% की बढ़त M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुई। इसके अलावा एसबीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूबर और बजाज फाइनेंस भी तेजी वाले शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर मुनाफा वसूली की वजह से टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा में गिरावट है। ये तो कुछ अच्छी खबरें लें, लेकिन अब थोड़ी सी खबर एक आपको देते हैं जो उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। अमेरिका में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले H-1B वीज़ा को लेकर के खबर अच्छी नहीं है। ट्रंप सरकार ने अब इस प्रतिबंध को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।
देश के आईटी सेक्टर के लिए ये उत्साहजनक खबर बिल्कुल नहीं है। बीते साल 22 अप्रैल और 22 जून को ट्रंप ने एक विशेष आदेश के जरिए वीज़ा नियमों पर प्रतिबंध लगाए थे। H-1B वीज़ा एक गैर आवर्जक वीज़ा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिसमें सैद्धांतिक या फिर तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल दसों हज़ार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीज़ा पर निर्भर हैं और यही वजह है कि आईटी सेक्टर के लिए इस खबर को हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं कह सकते। और अगर आपने अभी तक अपने 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग नहीं लगवाया है तो फिर चिंता की कोई खास बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर यानी 15 फरवरी तक कर दी है। इससे पहले 1 जनवरी 2021 को इसकी डेडलाइन थी। देश में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहां आसानी से आप ये फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा और बैंकों से फास्टैग स्टिकर्स खरीदे जा सकते हैं। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। 2 वाहनों के लिए अलग से फास्टैग खरीदना होगा जो दुपहिया वाहन है। अलग अलग वाहन अगर आपके लिए हैं तो आपको अलग अलग फास्टैग खरीदना होगा, कहने का मतलब ये। और फास्टैग NHI प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा हुआ है तो इसे चेक के जरिए UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी रिचार्ज किया जा सकता है। अगर बैंक खाते को फास्टैग से लिंक करना होता है तो पैसे आपके सीधे बैंक से कट जाते हैं और आपको टोल्स पर रुकने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके लिए भी आसानी और व्यवस्था के लिए। तो व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और मिड डे प्राइम में अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामले 8,38,14,000 से ज़्यादा हो गए हैं। अब तक 18,25,000 से ज़्यादा लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 5,88,00,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,04,45,000 के पार जा चुकी है, जबकि यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 3,54,000 को पार कर गया है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 76,75,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 1,93,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 26,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से 64,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ मौत हुई है। स्पेन में करीब 19,36,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। जर्मनी में 17,43,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। बीते कुछ हफ्तों में जर्मनी ने संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या रोकने के लिए सख्त पाबंदियां भी लागू की। और ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के नए वेरिएंट ने चीन में भी दस्तक दे दी है। चीन में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाली महिला शंघाई की है और उनकी उम्र 23 साल है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया है कि महिला पिछले साल 14 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटी थी। उन्होंने कहा कि चीन आने के बाद महिला में हल्के लक्षण नजर आए, जिस वजह से वे अस्पताल में भर्ती हुई। चीनी रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार ये मामला चीन में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक बड़ा संभावित खतरा है। नए वेरिएंट में वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन का पता चला है। सैद्धांतिक रूप से यह लोगों में आसानी से और तेजी से फैलता है। दुनिया भर के देशों में नए संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटेन के साथ अपने यात्रा संपर्क उन देशों ने काट दिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वेरिएंट वायरस मूल वायरस की तुलना में 40 से 70% तेजी से फैलता है। चीन ने भी पहला वेरिएंट मामला सामने आने के बाद ब्रिटेन के साथ यात्रा उड़ानों पर अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। शंघाई की इस संक्रमित महिला को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके निकटतम संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। और चीन में उच्च अध्ययन कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का भविष्य अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। परिसर में उनकी वापसी को लेकर चीन की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद जनवरी 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 20,000 भारतीय छात्र स्वदेश लौट चुके हैं। कई अन्य विदेशी छात्रों के साथ ही चीन में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्र भी पिछले कई महीनों से चीन स्थित अपने शिक्षण संस्थानों में लौटने और फिर से पढ़ाई शुरू करने का रास्ता देख रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन विदेशी छात्रों के लिए
पढ़ाई फिर से शुरू करने से संबंधित स्थिति का आकलन करेगा और सभी पक्षों के साथ चर्चा जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विदेशी छात्रों के साथ निकट संपर्क में रखने, उनके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने, उनकी वैध चिंताओं और जरूरतों को ठीक से उनका समाधान निकालें। हालांकि कई छात्रों ने प्रसार भारती को बताया है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सीमित उपयोगिता है और चीन की ओर से उनके वापस लौटने के संदर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया गया है। चीन में भारतीय दूतावास चीनी शिक्षा मंत्रालय के संपर्क में है, लेकिन हाल ही के दिनों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दूतावास की ओर से पहले भारतीय छात्रों को उनकी वापसी के लिए चीन में अपने संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई थी। कोविड महामारी को देखते हुए चीन में विदेशियों के आवागमन को प्रतिबंधित कर रखा है। हालांकि बाद में कई श्रेणियों में विदेशियों को आने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन विदेशी छात्रों को अब भी इसकी अनुमति नहीं मिली है। चीन के शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोविड महामारी के पहले 23,000 भारतीय छात्र चीन में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से 21,000 छात्र चीन के विभिन्न संस्थानों में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अन्य विभिन्न संस्थानों में प्रबंधन और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। चीन में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों में भारतीय छात्र चौथा सबसे बड़ा समूह है। कोविड-19 ने कई भारतीयों की पढ़ाई के लिए चीन आने की योजना में बाधा पहुंचाई है। चीन की ओर से की जा रही इस देरी से भारतीय छात्र उच्च अध्ययन के लिए अपने गंतव्य के रूप में चीन को चुनने के बारे में दोबारा सोचने पर विवश हो सकते हैं। और आखिरकार 48 सालों के बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए कराए गए ब्रेक्जिट वोट द्वारा तय की गई संक्रमण की अवधि नए साल की पूर्व संध्या पर समाप्त हो रही थी। अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाओं के बीच ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समर्थक इसे यूरोपीय संघ और नियमों के मकर जाल से ब्रिटेन को मिली नई आजादी के तौर पर देख रहे हैं। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। और नए साल में खेल जगत की खबरें लेकर आई हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। 2020 में कोरोना महामारी ने खेल की दुनिया पर बुरा असर डाला था, जहां कई प्रतियोगिताएं या तो रद्द हुई थी या फिर स्थगित हुई थी। लेकिन अब साल 2021 में नए तेवर के साथ खेल की दुनिया वापसी की ताल ठोकने के लिए तैयार है। पेश है रिपोर्ट। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में 8 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित होगा। कोरोना महामारी के चलते 100 साल में यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन फरवरी में खेला जाएगा। थाईलैंड ओपन के साथ बैडमिंटन कैलेंडर की शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट 12 से 17 जनवरी तक बैंकॉक में आयोजित होगा। क्लब विश्व कप के रूप में प्रसिद्ध ये टूर्नामेंट 2021 में दोहा में 1 से 11 फरवरी तक आयोजित होगा। ISSF विश्व कप में निशानेबाज अचूक निशाना लगाते नजर आएंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली में 18 से 29 मार्च तक आयोजित होगी। फॉर्मूला 1 रेसिंग स्टार और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन साल 2021 में ऑल टाइम लीडिंग चैंपियन के तौर पर खुद को सामने रखने के लिए तैयार दिखेंगे। दुनिया भर के एथलीटों का जमावड़ा विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में नजर आएगा, जो 19 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होगी। लाल बजरी पर बादशाहत की जंग का रोमांच फ्रेंच ओपन के रूप में 23 मई से सामने होगा। फुटबॉल की दुनिया में 24 देशों के बीच घमासान की तस्वीर यूरो कप के तौर पर दिखेगी। इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला वेम्बले में खेला जाएगा। कोरोना महामारी के चलते 2020 में रद्द हुआ विंबलडन 2021 में वापसी करेगा। यह 28 जून से 11 जुलाई तक खेला जाएगा। कोरोना पैंडेमिक के चलते 2020 में अतातुर्क स्टेडियम भले ही चैंपियंस लीग के फाइनल की मेजबानी से चूक गया हो, लेकिन 2021 में यह स्टेडियम तैयार नजर आएगा। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक भी साल 2021 में अपनी रंगत बिखेरेगा। ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक एथलीटों के बीच जीत के जुनून की तस्वीर को पेश करेगा।
22 विभिन्न स्पर्धाओं का मंच लिए 537 इवेंट्स के साथ टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ताइक्वांडो और बैडमिंटन के नए जुड़ाव के साथ खिलाड़ियों की टक्कर को नया रूप देगा। 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत का दौरा करेगी, जहां क्रिकेट प्रेमियों को टेस्ट, T20 और वनडे का एक्शन रोमांच के सागर में डुबोएगा। क्रिकेट में एशिया का राजा कौन, इस बात का फैसला भी 2021 करेगा, जहां श्रीलंका एशिया कप की मेजबानी करता नजर आएगा। कोरोना महामारी के चलते 2020 में टाला गया T20 विश्व कप 2021 में भारत की मेजबानी में दुनिया के सामने होगा, जो अक्टूबर और नवंबर में क्रिकेट के दीवानों को दीवाना बनाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो साल 2021 में कई खेल प्रतियोगिताएं हैं जिन पर हम सबकी नजर रहेगी। वापस चलते हैं रजनी के पास। उम्मीद करेंगे कि अगले साल में खेल जगत पर कोरोना का साया ना मंडराए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। लाइव प्राइम में आज देखते हैं कैसे दुनिया भर के लोगों ने 2020 को विदा किया और नववर्ष 2021 का स्वागत किया। ताइवान में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया।我们现在看到的序章，我们告别2020，迎接2021，这是我们的第一个章节。让爱拥抱世界，让希望拥抱未来。金色系是主色调，象征台湾灿烂的文明和多元包容。 दुनिया ने बाहें फैलाकर साल 2021 का स्वागत किया है। हम भी उम्मीद करेंगे कि नूतन आनंद हो, नूतन वर्ष हो, नूतन हो चुनौतियां और नूतन उत्कर्ष हो। इसी दुआ के साथ के साल 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सेहत लेकर आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।